मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, शहनशीन व तशरीफ़ फरमा मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कारवान, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम मोअज़्ज़िज़ क़ाइदीन, उलमाए कराम, मशाइख़ीन उज़्ज़ाम, अराकीन बल्दिया, मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्क़े असम्बली कारवान में इंतखाबी जलसे में आपने शिरकत की। आप जानते हैं कि 13 मई के दिन हैदराबाद की पार्लियामेंट के इंतखाबात की रायदही का दिन है और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुझे ये एज़ाज़ बख्शा कि मैं 5वीं मरतबा हैदराबाद पार्लिमानी हल्क़े की आवाम की नुमाइंदगी करने के लिए आज मैं बहैसियत एक उम्मीदवार आपके दरमियान में खड़े होकर आपसे इस बात की अपील कर रहा हूँ कि आप 13 मई के दिन अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करिए, पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाइए और इस बात को जहन नशीन कर लीजिए कि मजलिस के हक़ में आप वोट सिर्फ इसीलिए नहीं देंगे कि मजलिस कामयाब हो जाए, बल्कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट इसलिए भी देंगे क्योंकि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, 2004 में मरहूम कायद सालार मिल्लत ने मुझे पहली मरतबा हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट से इंतखाबात लड़ने का मौका इनायत फरमाया और अल्लाह का फजल व करम रहा, आप तमाम की दुआएं और साथ रहा कि 4 मरतबा पार्लिमानी हल्क़े की नुमाइंदगी करने का मुझे एज़ाज़ हासिल हुआ। इन 4 मरतबा 2004 से लेकर 2024 तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सरज़मीन हैदराबाद की आवाम को ये जानकर खुशी होगी कि 2 मरतबा मुझे भारत की पार्लियामेंट का बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन का इनाम से मुझे नवाजा गया। 2022 का बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड मुझे दिया गया और फिर में संसद रत्न का अवार्ड मुझे दिया गया। ये इसलिए दिया गया क्योंकि अल्लाह ने आपके दिलों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मोहब्बत पैदा की और असदुद्दीन ओवैसी ने बहैसियत रुकने पार्लिमान हैदराबाद के मैंने हर अवामी मसले और मसाइल को उठाने की कोशिश की। हुकूमत चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह की रही होगी या फिर मौजूदा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की होगी, जिस किसी भी हुकूमत ने गलत कानून लेकर आया जो भारत के आइन के ख़िलाफ़ था, मजलिस ने उसकी मुखालिफत की। मुझे अच्छी तरह याद है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की हुकूमत में होम मिनिस्टर चिदम्बरम थे। उन्होंने अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट में तरमीम पैदा करने का बिल लेकर आए थे। 2000 वक्त होगा, मेरी तकरीर आज भी यूट्यूब पर और पार्लियामेंट के रिकॉर्ड्स में कोई जाकर चेक कर सकता है। उस वक्त हम यूपीए की तायीद कर रहे थे, मगर उस पूरी पार्लियामेंट में अगर कोई उस कानून की मुखालिफत में खड़े होकर तकरीर किया पूरे दलाइल के साथ, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का रुकने पार्लियामान था। यूपीए के लोग परेशान हो गए
और मुझसे कहने लगे कि आप यूपीए का हिस्सा हैं और आप इस बिल की मुखालिफत में तकरीर भी की और वोट भी दिया। मैंने कहा अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हारा साथ भी छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो तुम कानून बनाने जा रहे हो उस कानून का इस्तेमाल सिर्फ अक़लियतों पर और ख़ास तौर से मुस्लिम अक़लियत पर, दलितों पर, आदिवासियों पर उसका इस्तेमाल होगा। उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह की हुकूमत ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इस बातों को नहीं समझा और फिर 2019 जुलाई में जब नरेंद्र मोदी की हुकूमत, अमित शाह ने उस कानून में मजीद और उसमें सख्ती और गंदगी पैदा की, तो पूरी पार्लियामेंट गवाह है कि लोकसभा में मैं और इम्तियाज़ जलील साहब ने उस कानून की धज्जियां उड़ाई। और उस कानून की तायीद कौन कर रहे थे? हर सियासी पार्टी कर रही थी जो सेकुलरिज्म का नाम लेती है, जिसमें कांग्रेस भी शामिल थी, जिसमें आरजेडी भी शामिल थी। राज्यसभा में मजलिस ने उसकी मुखालिफत की और आज आप देखते हैं कि उसी कानून के जरिए 4-4 साल, 5-5 साल मासूम नौजवान हो, प्रोफेसर हो, बल्कि भीमा कोरेगांव महाराष्ट्र के बड़े बड़े दानिश्वर पढ़े लिखे लोग 4-4, 5 साल जेल में सड़कर कभी बेल मिलती है सुप्रीम कोर्ट को जाकर। एक 85 साल का ईसाई उस जेल में मर गया, उस कानून में उसको बुक कर दिया गया था। मेरे भाई, ये मजलिस ने काम किया। CAA का कानून आया तो मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से और इम्तियाज़ जलील ने, हमने पूरी पार्लियामेंट के सामने उस कानून की, हमारे मुल्क के आइन के उन तमाम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को सामने रखकर बताया कि यह कानून राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। यह कानून मजहबी तौर पर बनाया जा रहा है, जो आइन इजाजत नहीं देता मजहब की बुनियाद पर। और मैंने ये पार्लियामेंट में खड़े होकर यह कहा कि भारत में हमने देखा कि कैसे गांधी ने इस मुल्क को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने में अहम रोल अदा किया। महात्मा गांधी जब उस वक्त वाइट साउथ अफ्रीका में थे तो वहां पर गांधी ने उस कानून को फाड़ा था, ये कहकर यह कानून नस्ली इम्तियाज पैदा करता है। तो मैंने नरेंद्र मोदी के 306 MPs के सामने यह कहा कि मैं भी इस कानून को फाड़ता हूं, क्योंकि कानून काला कानून है, हम इसको नहीं मानते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, किसी में हिम्मत नहीं थी कि बीजेपी के 306 MPs के सामने आइन को सामने रखकर और 300 MPs के सामने इस कानून के बिल को फाड़ देना। ट्रिपल तलाक का तीन मरतबा बिल लोकसभा में पेश हुआ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उसकी मुखालिफत की और हमारी मुखालिफत करने का बुनियादी वजह यह थी कि ये राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। ये मुस्लिम ख़वातीन के लिए और मसाइब और मुश्किलात का सबब बनेगा। और हमने दलाइल के साथ उन तमाम 3 वक्त भी मजलिस ने उस बिल की मुखालिफत की। लेकर आती है, अगर पार्लियामेंट में अगर बाज वक्त तो लोग मजाक उड़ाते थे मेरा और इम्तियाज जलील का कि क्या ओवैसी मुखालिफत करेगा, तो हमने मुखालिफत की। पूरा पार्लियामेंट एक तरफ वोट देता था, 500 MPs एक तरफ और 2 MPs मुखालिफत में अपने वोट देते थे। तो बीजेपी वाले हंसते थे कि देखो हम 500 हैं, तुम 2 हैं। तो मैं उठकर कहता था कि जब तारीख लिखी जाएगी, जब मौर्रख का कलम आजाद होगा, जब ना तुम होगे, ना मैं होऊंगा, ना मोदी होंगे, ना ओवैसी होगा, तो भारत का मौर्रख लिखेगा कि 2 दीवाने सच्चाई को बयान कर रहे थे, वो देश को बचाने का काम कर रहे थे, भारत के आइन को बचाने का काम कर रहे थे।
मेरे भाई, खवातीन को रिजर्वेशन दिया गया, खवातीन को रिजर्वेशन दिया गया तो कौन उठकर कहा कि इस रिजर्वेशन में भारत की 50% से ज्यादा आबादी बैकवर्ड क्लास पर मुश्तमिल है। हमने उनसे पूछा कि तुमने बैकवर्ड क्लास का रिजर्वेशन मंडल कमीशन में तो मिल रहा है, तालीम में और रोजगार में, तो क्यों नहीं खवातीन में उनको दिया जाता है? हमने सवाल किया कि जब तुम खवातीन के रिजर्वेशन की बात कर रहे हो तो बताओ, 17 या 18 पार्लियामेंट के इलेक्शन अब तक हुए, सिर्फ 20 या 22 मुस्लिम खवातीन जीत कर MP बनी, तो क्यों नहीं तुम मुस्लिम खवातीन का रिजर्वेशन देते? हम खवातीन की तुम जब बात कर रहे तो OBC खवातीन की, मुस्लिम खवातीन को भी शामिल करो। मोदी बैठे हुए हैं, अमित शाह, तमाम पूरी पार्टियां मिलकर उस बिल की तायीद किए। 2 लोग आखिर वक्त तक उसकी जो मुखालिफत कर रहे थे तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि हम चाहते थे कि हमारी खवातीन को भी मौका मिले पार्लियामेंट में आने का। रिजर्वेशन अगर होगा खवातीन का तो OBC खवातीन कैसे उससे उनको नहीं शामिल किया जाएगा? जो भारत की आबादी के 50% से ज्यादा OBC की पॉपुलेशन है, अदर बैकवर्ड कास्ट की। फिर मुस्लिम अकलियत है, 17 करोड़ की आबादी, 15% है। हमने पूछा कि 50 और ये मिला लो 65% हो जाते हैं, तुम 65% के खवातीन को रिजर्वेशन कैसे नहीं दोगे? तो जब मैं अपने अमेंडमेंट्स को, तरमीमात को पेश कर रहा था पार्लियामेंट में, लोकसभा में, तो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी तुम तरमीम को पेश करोगे? मैंने कहा स्पीकर साहब मैं खड़े होकर अपनी तरमीमात को पेश करूंगा। तो स्पीकर ने कहा कि आपके साथ तायीद करने वाले कोई नहीं है। मैंने कहा स्पीकर साहब मेरे साथ मेरा अल्लाह है, मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूं, क्योंकि इंसाफ की तालीम हमको दी जाती है। और यही बात दुनिया ने देखी और बाद में कई OBC ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदारों ने मुझसे राब्ता पैदा किया और कहा कि असदुद्दीन ओवैसी अगर पूरी पार्लियामेंट में कोई बैकवर्ड क्लास के खवातीन की रिजर्वेशन की बात किया तो आप और इम्तियाज जलील ने किया, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस खवातीन के खिलाफ ना थी ना कभी रहेगी। हम भी खवातीन को उनका हक दिलाना चाहते हैं। ये आज BJP RSS वाले कहते हैं कि मजलिस मुस्लिम खवातीन को सामने नहीं लाना चाहती। अरे दीवानों, हमारे पास हमारी बहनें, हमारी बेटियां अराकीन बल्दियां हैं। बल्कि 2004 में सिकंदराबाद से भी मजलिस ने एक उम्मीदवार को खड़ा किया था। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, आज उस दुनिया में नहीं है। मगर हम ये पूछना चाहते हैं, जो ये BJP RSS वाले जो बड़ा मोहब्बत का इजहार करते हैं ट्रिपल तलाक का नाम लेकर, बताओ वो जो बच्ची की अस्मत रेजी की गई थी जिसका नाम बिल्किस बानो था, मोदी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, हामिला थी बिल्किस बानो, उसके साथ उसकी 2 साल 3 साल की बेटी थी, मां थी, खाला थी। बिल्किस बानो का रेप हुआ, उसकी मां का रेप हुआ, उसकी खाला का रेप हुआ, एक हामिला मां के सामने उसकी 3 साल की बेटी के सर को पत्थर पर मारकर उसको शहीद कर दिया गया और उसका मुकदमा महाराष्ट्र में चला। तो नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने उन तमाम कातिलीन को उनको रिमिशन पे छोड़ दिया। बताओ BJP RSS वालों, अगर उसका नाम बिल्किस बानो नहीं होता, कोई और होता, तो क्या तुम उसको छोड़ते? बताओ, ये जवाब दो। बड़ी मोहब्बत के दावे, तुम्हारी मोहब्बत में कोई सच्चाई नहीं है, तुम दुश्मन हो। तुम्हारी हुकूमत कर्नाटका में तुमने हिजाब का मसला उठाया, तुमने मुस्लिम बेटियों को हिजाब पहनने नहीं दिया।
आज तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बिल्किस बानो को आप सोचिए कि अगर बिल्किस बानो आपकी बेटी है, तसव्वुर करो, अपने दिलों पर जोर डालो कि उसके अस्मत रेजी के 22-23 साल के बाद उसको दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा कि मुझे रेप करने वालों को मत छोड़ो, सुप्रीम कोर्ट को जाकर कहना पड़ा। सोचो थोड़ी देर के लिए कि उस हमारी बेटी को 2002 में उसका रेप हुआ, 2022 या 23 में उसको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा कि मेरे रेप करने वालों को, मेरी बेटी का कत्ल करने वालों को, मेरी मां का कत्ल करने वालों को मत छोड़ा जाए। और आज बीजेपी आरएसएस बड़ी बात करती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, गोश्त की दुकानों पर हमले, मॉब लिंचिंग, CAA का कानून और फिर CAA का NPR NRC से जोड़कर देखना पड़ेगा। जिस दिन NPR NRC लागू होगा, मेरी बात जहन नशीन कर लो आप, मैं जज्बात में लाने के लिए नहीं कह रहा हूं। नरेंद्र मोदी की हुकूमत NPR NRC कराना चाहती है। अमित शाह मेरा नाम लेकर लोकसभा में बोले, असदुद्दीन ओवैसी NPR NRC तो होकर रहेगा। और NPR NRC क्या है? अगर जब NPR बनेगा, कौसर मोहिउद्दीन का नाम लिखा जाएगा या लायक अली का नाम लिखा जाएगा, और इनसे कहा कोई भी जाकर ये भारत के शहरी नहीं है, तो बल्दिया का ऑफिसर इकबाल साहब से कहेगा, कौसर मोहिउद्दीन से कहेगा, लायक अली से कहेगा कि अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम साबित करो तो कि तुम भारत के शहरी हो। अब आप बताइए इकबाल साहब, अपने दादा का बर्थ सर्टिफिकेट कहां से लाएंगे? लायक अली कहां से लाएगा? और आपको मालूम, भारत में शायद 7 या 8% लोगों के पास पासपोर्ट है। बर्थ सर्टिफिकेट का कानून बना 1960 में। मेरे भाई, ये लोग NPR NRC के जरिए कमजोरों को, मजलूमाओं को भारत की शहरियत से महरूम करना चाहते हैं। अगर बीजेपी RSS वाले मेरी बात को सुन रहे हैं तो बताओ, क्या आसाम में सुप्रीम कोर्ट ने NPR NRC नहीं किया? उसमें से 2 लाख आसाम के मुसलमानों के नाम नहीं आए 20 लाख में से। तो हेमंत बिस्व शर्मा जो आसाम का चीफ मिनिस्टर है, कहता है कि हम CAA के कानून के तहत जितने गैर मुस्लिम है उनको सिटीजनशिप दे देंगे। मुसलमान क्या करेगा? फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में केस करना पड़ेगा उसको। ये बीजेपी पूरे मुल्क में करना चाहती है। और आज आकर बीजेपी के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मुझे कहना पड़ेगा इन RSS वालों को, मरहूम कायद सालार मिल्लत की तकरीर में कहते थे इस तरह के लोगों के बारे में कि मां से बढ़ के चाही पापा कुटनी कहलाई। याद होगा मंजलिस के जिम्मेदारों को कि मां से बढ़ के चाही पापा कुटनी कहलाई। आपको और एक मिसाल दे रहा हूं। कारवान इस जगह पर हमारा जलसा हो रहा है हकीम पेट में। ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर बम ब्लास्ट हुआ। यही हकीम पेट का एक शख्स था जो ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने में रमजान का महीना था, वहां रहता था, अकीदतमंद था ख्वाजा हिंदल वली का। बम ब्लास्ट हुआ, शहीद हो गया। 2 RSS के वर्करों को कोर्ट ने सजा दी, 2 को। उसमें कई लोगों के नाम थे, वो नहीं मिले, 2 को सजा हुई। तो नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने उनको पेरोल पे छोड़ दिया।
अब वो गुजरात में है, और जब वो गुजरात में अपने गांव को गए तो 10,000 लोग उनका इस्तकबाल करने के लिए खड़े हुए थे। आप बोलेंगे कहां पर तलाश करेंगे ये न्यूज, बताओ असदुद्दीन ओवैसी। हजरत गूगल पर जाकर इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट देख लो। ये इन्होंने काम किया है और बोलते दहशतगर्दी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे तुमने दहशतगर्दों को छोड़ा, तुमने बच्चियों के कातिल को रस्मत रेजी करने वालों को छोड़ा, तुमने हकीम पेट के मारने वाले उन जालिमों को तुमने छोड़ा, और आज तुम दहशतगर्दी से हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मक्का मस्जिद का बम ब्लास्ट हुआ, अपील नहीं करते, जिसमें 8 या 10 लोग मारे गए। एक मासूम बच्चा जो 20 पारों का हाफिज कुरान था, उसका आधा सर उड़ गया था, खिलवत का रहने वाला। आप अपील नहीं किए। क्यों अपील नहीं किए? क्योंकि उसमें बड़े बड़े लोगों का नाम आया। ट्रेन ब्लास्ट, समझौता ट्रेन ब्लास्ट में एक बड़े आदमी का नाम आया, आरएसएस के, जो आजकल वो उनका एक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के बड़े उन सरपरस्त बने बैठे। अरे तुम्हारा नाम आया था समझौता ब्लास्ट में, समझे? मोदी ने अपील नहीं की। क्यों? तुम्हारे बाप थे, तुम्हारे दोस्त थे। इंसाफ नहीं मिलना चाहिए समझौता ब्लास्ट में मरने वालों को, ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने में मरने वाले को, मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट हुआ, तुमने अपील नहीं की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी 10 साल में भारत के नौजवानों का मुकद्दर बेरोजगारी बना के रख दी। कोई नौकरी नहीं है। अब बोल रहे हम 12-13 लाख नौकरी देंगे। कहां देंगे? कहां से लाके देंगे आप? एक उनका एक आजमगढ़ का एमपी है, मीडिया ने पूछा कि रोजगार नहीं है सांसद जी, तो उन्होंने बोले देखो गलती मोदी और योगी की नहीं है, गलती आप लोगों की है। तो मीडिया ने पूछा कैसे? तो उसने कहा कि योगी और मोदी ने बच्चों को पैदा नहीं किया, आप पैदा कर रहे हैं। अरे ठहरो भाई, अब आप बताइए कि उन्होंने पैदा नहीं करे, उनका फैसला हम क्या करेंगे? मगर नहीं, आप दादा पैदा कर रहे, इसे नौकरी नहीं देंगे। तो आप बोल दो खड़े होके, जो बच्चे पैदा, अच्छा ये एमपी साहब कैसा पैदा हो नहीं मालूम, इनको कौन जने? आसमान से तो नहीं टपके ना, अम्मा के पेट से आए होंगे। मगर बोल दिए। आप बताइए, बेरोजगारी इस मुल्क के नौजवानों का मुकद्दर बन गया, मगर नौजवानों के हाथ में क्या बता दिया गया? ओवैसी आतंकवादियों का साथी है, ओवैसी कर दी गई एक मखसूस फिरके के बारे में, और नौजवान बस फोन पे बैठा रहता, ओवैसी को गाली देना, धमकी देना। मैं कई लोगों से मिला एयरपोर्ट पर, ट्रेन पर, बोलते हैं ओवैसी हम तेरे को पसंद नहीं करते। मेरा कौन बोल रहे भाई आपको पसंद करो? मैं तो अब शादी करने का भी इरादा नहीं हूं कि कुछ पसंद करूंगा किसी को, नहीं पसंद नहीं करते, मगर तू बोलता अच्छा है। मेरा क्या मैं कव्वाल हूं? नहीं एक फोटो ले लेंगे, मला एक नहीं 2 लो, मला घर में लगा के रखो, अच्छा दिखेगा घर में तुम्हारे। मैं उनसे पूछता हूं भाई मेरे आप बताओ तुमको मिल रहा क्या? तुम नफरत पैदा कर रहे हो, तुमको नौकरी मिली, तुम्हारे घर में चिराग जल रहा है, क्या मिल रहा तुमको? बोले नहीं, हमको पहली मर्तबा ऐसा मौका मिल रहा है तुम लोगों को बताने का। मैंने तुम लोग हम लोग कब तक बोलेंगे बाबा? फायदा क्या हो रहा है? मुल्क का फायदा हो रहा है क्या? बताओ मेरे भाई। इस मुल्क की 60% आबादी 40 साल से कम उम्र लोगों की है, और वजीर आजम मोदी उस डेमोग्राफिक डिविडेंड को बर्बाद कर रहे हैं। आज डॉलर 85 रुपए के करीब आ चुका है। जब 2004 में ये वजीर आजम बने थे तो 54 रुपीस था। नरेंद्र मोदी बोल रहे 400 पार,
पेट्रोल बोल रहा मैं 100 पार। मोटरसाइकिल पे बैठते ने ना मोदी जी, उन्होंने खाली प्लेन में उड़ते भाषण देते हुए भाइयों बहनों मित्रों बैठे पे दूसरी जगह चले गए। मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलाना गरीब का काम, 100 पार पेट्रोल। मगर इनको क्या, नहीं नहीं नहीं, ओवैसी को हराना है, ओवैसी को बोलो, मुख्तार अंसारी को जहर दे दो, उसको गोली मार दो। मेरे अजीज दोस्तों, नफरत पैदा करने से क्या फायदा हो रहा है इस मुल्क को? मुल्क कमजोर हो रहा है। बीजेपी हर महाज पर नाकाम। अमित शाह बोलते हैं कि चीन हमारी जमीन पर कब्जा नहीं किया। मैं चैलेंज करके बोल रहा हूं, चीन भारत की सरजमीन पे कब्जा करके बैठा हुआ है। ये नरेंद्र मोदी बोले थे ना घुसा है ना घुसेगा। अरे 56 इंच का सीना है तो लेके चलो पूरे मीडिया को। डीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पूरे मुल्क के, उसमें लद्दाख की डीजीपी ने कहा कि 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में से 25 पर हम नहीं जा सकते मोदी जी। 25 पेट्रोलिंग पॉइंट हम खो दिए। चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी बैठी हुई है, ऊपर डेप्सांग डेमचाक है, चीन बैठा हुआ, हम नहीं जा सकते। और अगर डेप्सांग डेमचाक से चीन को नहीं निकालेंगे तो याद रखो मेरी बात को, एक दिन हम सियाचिन को भी खो देंगे। अब ये बीजेपी के लोग सुनेंगे तो बोलेंगे हाँ तुम ओल्ड सिटी के, तुम्हारे को डेप्सांग डेमचाक क्या मालूम, तुमको सियाचिन क्या मालूम। अरे प्यारे, कान में फूल नहीं है, हर चीज मालूम, हर चीज मालूम। मगर तुम आंख बंद करके चीन को जमीन दे चुके हो। बिलियंस ऑफ डॉलर चीन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में, और हमारी जमीन से निकाल नहीं सक रहे। और मोदी जी क्या बोलते, तुष्टीकरण, अपीसमेंट हो रहा है। कौन सा तुष्टीकरण हो रहा है? कपड़े देखकर पहचानो, अब बोल रहे खाना देखकर पहचानो। वजीर आजम हर महाज पर नाकाम साबित है। यह और बात है कि एक ताकतवर अपोजिशन अगर होता तो शायद इसका फायदा उठा लेता, मगर हम तो हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसी हुकूमत के सामने मसले मसाइल को उठाएं। बताओ आरएसएस बीजेपी वालों, तुम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड तुमने उत्तराखंड में लागू किया, पूरा अपर कास्ट का यूनिफॉर्म सिविल कोड है उत्तराखंड का। बताओ दलित लोग, हमारे बैकवर्ड क्लास के लोगों का कल्चर तहजीब नहीं है, उसका क्या होगा? और आप उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या क्या कर दिया? मुसलमान निकाह नहीं कर सकता, शादी करने के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करना पड़ेगा, निकाह नहीं होगा। स्पेशल मैरिज एक्ट में मेहर देने का प्रोविजन नहीं है। बताओ ये कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो मुझे अपने मजहब के तहत निकाह करने का मौका नहीं देता, जो मुझे अपने मजहब के तहत दुल्हन को मेहर देने का मौका नहीं देता? मेरे भाई, आप जान रहे हैं, देख रहे हैं, ये इनका सोच है, ये इनका कारनामे है। क्या बताकर आज आप देखते हैं कि बीजेपी के एक उम्मीदवार है, वो सिद्धियंबर बाजार की मस्जिद के सामने एक हरकत करती है तीर मारने की। मैं पूछना चाहता हूं, क्या बीजेपी 6 दिसंबर से दिल नहीं भरा तुम्हारा? क्या तुम फिर से इस मुल्क को हिंदू और मुसलमान की नफरत में डुबोना चाहते हो? क्या बात है कि तुम तीर बनाकर एक इबादतगाह के ऊपर मारते हो? क्यों? क्या तुम्हारे दिलो दिमाग में कोई सोच नहीं है? इतनी नफरत कैसे पैदा हो गई? क्यों तुम हैदराबाद को आग में झोंकना चाहते हो? क्यों तुम तेलंगाना को बर्बाद करना चाहते हो? बीजेपी आरएसएस वालों, कौन इन्वेस्टमेंट करेगा तेलंगाना में? कौन हाईटेक सिटी में सॉफ्टवेयर कंपनी में इन्वेस्ट करेगा? अगर फसाद होगा तो गूगल, फेसबुक, अमेज़न वाले रहेंगे हैदराबाद में? ये दवाइयों की कंपनियां हैदराबाद में रहेंगी? ये जमीनात के रेट जो थोड़े गिरे हुए हैं वो रहेंगे क्या? बताओ।
मगर बीजेपी हैदराबाद के अमन को बर्बाद करना चाहती है, तीर मार रहे हैं। ऐसा लगता है कि बीजेपी को एक और नुपुर शर्मा की जरूरत थी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और बार बार बोलते हैं बीजेपी वाले कि मुस्लिम अकलियत बहुत बच्चे पैदा करते, झूठ। टीएफआर रेट गिरा है भारत में मुसलमानों का, फर्टिलिटी रेट गिरा है, मगर ये लोग बोले जाते अरे इतने बच्चे कहीं क्यों पैदा कर रहे हैं। बताओ, डेटा बताओ, मैं तैयार हूं बहस करने के लिए। टीएफआर रेट गिरा है, मगर नफरत पैदा करना, अगर किसी को नौकरी नहीं मिल रही तो बोलना मुल्ला जी बहुत बच्चे पैदा कर लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ऐसे माहौल में जरूरी है कि हम मुत्तहिदा तौर पर अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करें। लोग आएंगे हमारे इत्तेहाद को कमजोर करने के लिए, लोग आएंगे हमारे वोट को छीनने के लिए, मगर 13 मई को तारीख लिखी जाएगी। 13 मई को तारीख लिखी जाएगी इंशाअल्लाह ताला, और तारीख ये लिखी जाएगी कि कौन सच्चाई के साथ था और कौन झूठ के साथ था। 13 मई को तारीख लिखी जाएगी कि कौन हैदराबाद को हैदराबाद के नाम से रखना चाहता था और कौन हैदराबाद के नाम को तब्दील करना चाहता था। 13 मई को तारीख लिखी जाएगी कि कौन अमन चाहता था और कौन फसाद चाहता था। 13 मई को तारीख लिखी जाएगी कि कौन हिंदू मुस्लिम दलित बैकवर्ड क्लास के इत्तेहाद को मजबूत करना चाहता था और कौन उसको चूर चूर करना चाहता था। हैदराबाद तरक्की की राह पर है, कमजोरियां जरूर हैं, मगर याद रखिए अगर 1990 का हैदराबाद बनेगा तो फिर किसके पास क्या बचेगा। ये बीजेपी आरएसएस 1990 के दहे में तेलंगाना को लेकर जाना चाहती है। इसीलिए मेरी आप तमाम से अपील है कि मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मैं हमारे दलित भाइयों से और उन तमाम लोगों से कहना चाहूंगा जो अंबेडकर को मानते हैं, बाबा साहेब अंबेडकर को, याद रखो मेरी इस बात को, लिख के रख लो। नरेंद्र मोदी संविधान में, आइन में, कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली पैदा करेगा। ये जो आरएसएस के अपर कास्ट के लोग हैं वो कभी भी नहीं कबूल किए आइन को, क्योंकि उनको ये बात हजम नहीं हुई कि ये अंबेडकर जो अब तक जितने हिंदुस्तान में सियासतदान आए, अंबेडकर सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और काबिल था। अंबेडकर ने आइन को बनाया, तो बीजेपी इस आइन को तब्दील करना चाहती है। अगर आइन तब्दील होगा तो याद रखो रिजर्वेशन चला जाएगा। आइन तब्दील होगा तो अक़लियतों को आर्टिकल 29 और 30 का जो प्रोविजन है वो खत्म हो जाएगा। ये इनकी सोच में शामिल है। इनकी किताबें उठाकर पढ़ो, चाहे गोलवालकर की किताब हो, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की किताब हो, इनके तमाम सर संचालक की तकारीर उठाकर पढ़ो जो बरसों से देते आ रहे हैं। ये बोलते खामोशी से बोलते हैं और करते हैं बराबर। इसीलिए हम आपको अपील कर रहे हैं कि जो बीजेपी के खिलाफ 1 साल 2 साल नहीं, जिस जमात अपने 65 साल का सफर मुकम्मल कर चुकी है और 65 साल से मजलिस ने फिरका परस्त ताकतों का मुकाबला किया, तो संविधान को बचाने के लिए, आइन को बचाने के लिए और एक तारीख को बनाने के लिए 13 मई के दिन आप लोग अपना एक एक वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में इस्तेमाल करिए। बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं वोटर लिस्ट के बारे में। इंशाअल्लाह ताला 1-2-3 दिन के बाद वोटर लिस्ट के बारे में जो लोग बोल रहे हैं उनको एक्सपोज करूंगा मैं इंशाअल्लाह। ये जो लोग जो आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा, इनका चट्टा बट्टा खोलूंगा, इनकी तमाम साजिशों को अवाम के दरमियान में बेनकाब करूंगा।
बार बार बोलते हैं अरे कोविड में तुम नजर नहीं आए, तुम आज हम पर आकर कह रहे हो जो मजलिस कोविड के जमाने में काम कर रही थी ना कोई बीजेपी आरएसएस वाला नजर आ रहा था। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी एक ताकत है, आपकी आवाज है। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में, भारत की पार्लियामेंट में आपको अपनी आवाज को पहुंचाना है। असदुद्दीन ओवैसी को नहीं, आपको अपनी आवाज को पहुंचाना है। आपको अपने सियासी शऊर को कामयाब करना है, आपको अपने इत्तेहाद को कामयाब करना है। और इसीलिए मुझसे नफरत की जाती है, इसीलिए मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई, इसीलिए मुझे हर महीने में 5-6 मरतबा कम से कम जान से मार देने की धमकियां दी जाती हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं नहीं चाहता कि जब तारीख लिखी जाएगी तो मौरिख ये लिखे कि हम में इंतशार पैदा हो गया था, खुदा ना खास्ता। आज ऐसे वक्त में याद रखिए, हमको अपनी आवाज को पार्लियामेंट में पहुंचाना है, अपनी जमात को मुस्तहकम करना है, इत्तेहाद को मजबूत करना है, अपने सियासी शऊर को मजबूत करना है, इबादत गाहों की हिफाजत करना है। इसीलिए मेरी आप तमाम से अपील है कि 13 मई के दिन सुबह के करिए ये क्या पोलिंग परसेंटेज हमारा है, 45%, 47%। मेरे भाई, अगर आप निकल कर वोट नहीं डालेंगे तो कौन डालेगा? वोट एक अमानत है, याद रखो। इतने सब वाकयात हो रहे हैं, अगर तुम वोट नहीं डालोगे तो फिर क्या जवाब दोगे? जब घरों को तोड़ा जा रहा है, क्या तुमको नजर नहीं आ रहा कि कोई इशारे से तीर मारने की बात कर रहा है? अगर कोई तीर मारने की बात कर रहा है और तुम अपनी उंगली को जुम्बिश नहीं दोगे तो फिर कब बेदार होगे? कोई तीर मारने की बात कर रहा है, इशारा दे रहा है, और तुम अपनी उंगली को दबा नहीं सकते उस बटन पर जाकर। उठो मेरे भाई, जाओ पोलिंग बूथ को, जिसका नाम है पोलिंग बूथ को जाइए, जमानत जब्त करवाइए बीजेपी की इंशाअल्लाह ताला। मगर सिर्फ थालियां मारने से नहीं होगा, सिर्फ थालियां मारने से, ओ बोलने से नहीं होता। बूथ को जाना है, पोलिंग बूथ को जाकर जहां पे पतंग का निशान नजर आया, दबा के बोलना इशरत के लिए मार रहा हूं वोट मजलिस के हक में। जहां पर बूथ को जाएंगे तो बोलना तीर मारने वालों ने इशारा किया, अब मैं अपनी उंगली से पतंग पर बटन दबा रहा हूं। जब बूथ को जाएंगे, जिन्होंने मुख्तार को जहर दिया, हम पतंग पर बटन दबाएंगे। जिन्होंने 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म करने की बात कर रहे हैं, हम बोलेंगे हम उसके खिलाफ वोट देंगे। CAA के कानून में हमको शहरियत से महरूम करने की बात करने वालों के खिलाफ हम पतंग पर बटन दबाएंगे। ट्रिपल तलाक के गलत कानून के खिलाफ हम पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे। महंगाई के खिलाफ पतंग पर बटन दबाएंगे। पेट्रोल की कीमतों की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ हम पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे। जो लोग शहर हैदराबाद के अमन को बर्बाद करना चाहते हैं, हम उनके खिलाफ पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे। जो भारत के संविधान को खत्म करना चाहते हैं अम्बेडकर के, हम उनके खिलाफ पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे। इतने वजूहात आपके पास हैं, सिर्फ आपको अपनी जिंदगी का सबूत देना है। उठकर जाओ मेरे भाई, उठकर जाओ। याद रखो, भारी अक्सरियत से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करिए। लोग हमारी तरफ निगाहें उठाकर देख रहे हैं, पूरा मुल्क देख रहा है कि हैदराबाद की आवाम अब कैसा फैसला देने वाली है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि हमको अपने एक वोट का इस्तेमाल करेंगे,
तो यकीनन एक बेहतरीन पैगाम जाएगा। हैदराबाद में पतंग और तेलंगाना में बीजेपी का सफाया होना चाहिए इंशाअल्लाह ताला। क्या आप ये काम करेंगे? हैदराबाद में पतंग और तेलंगाना में बीजेपी का सफाया इंशाअल्लाह ताला। मैं खुलकर कह रहा हूं, असेंबली के इलेक्शन में एक अलग फैसला लिया गया था, मगर यह पार्लियामेंट का इलेक्शन है। बीजेपी को हराना है। तमाम जो लोग इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, मैं उनसे अपील कर रहा हूं कि हैदराबाद हो, महाराष्ट्र हो, या फिर किशनगंज हो या औरंगाबाद हो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जहां भी खड़े होंगे, आप उनके हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए, अपने सियासी शऊर का सबूत दीजिए। मुझे इजाजत दीजिए, मुझे या खुदपुरे में एक और जलसे में जाना है। मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।